वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर रहे थे कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी है जो कि हमारे बर्थ के टाइम से नेचुरली हमें पहले से प्रेजेंट रहती है। और हमने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में क्या पढ़ा था? इन्नेट इम्यूनिटी हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के पास फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर जाता है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमने इन्नेट इम्यूनिटी में क्या पढ़ा था? इन्फ्लामेशन का प्रोसेस पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था फैगोसाइटोसिस और फिर देखा था कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। और हमने देखा था हमारे इंटरफेरॉन्स और नेचुरल किलिंग सेल्स किस तरह से पैथोजेंस को मार के हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पर कभी सोचा है अगर क्या होगा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाएंगे तो हमारे मेजर्स और कर्नल्स आएंगे हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक बार बता देता हूँ ये क्या है। ये इम्यूनिटी है जो बर्थ के बाद से डेवलप होना स्टार्ट होती है, बर्थ के बाद से अडेप्ट होना स्टार्ट होती है। तो इट इज़ अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। The resistance that an individual acquires during life is known as acquired immunity. So एकदम सिंपल वे में समझेंगे क्या है। कोई भी पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में अपने बर्थ के बाद कोई भी बीमारी से लड़ना सीख जाता है, उसकी इम्यूनिटी कोई भी बीमारी से लड़ना सीख जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब इस इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब देखेंगे इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहा गया है, आगे वीडियो में समझ जाएगा कि इस इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहा गया है। It involves the formation of antibodies in the body which neutralize the antigens। अब ये क्या करता है? एंटीजन्स जो भी हमारे बॉडी में एंटर होंगे, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होगा, उनके खिलाफ से एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ क्या है। एंटीबॉडीज़ जो वो होते हैं जो भी इम्यून सिस्टम सेल्स बनाते हैं, जो भी इम्यून सिस्टम केमिकल बनाते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या की फीचर्स है हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहला है स्पेसिफिसिटी, दूसरा है डाइवर्सिटी, तीसरा है मेमोरी और चौथा है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एक एक करके चारों को देखेंगे। स्पेसिफिसिटी देखते हैं, यहाँ पे समझ जाएगा कि इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहा गया है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीजेंस, तो ये अलग अलग एंटीजेंस को पहचान सकता है और उनके खिलाफ एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीबॉडी बनाएगा, जो एंटीबॉडी उसी एंटीजेंस पे वर्क करेगा। जैसे कि आप समझ लीजिए आपको चिकन पॉक्स के वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडी बनाएगा, जो एंटीबॉडी सिर्फ चिकन पॉक्स के वायरस को ही डिस्ट्रॉय करेगा, ना कि दूसरे वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा। चिकन पॉक्स का एंटीबॉडी टीबी के वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो ये स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या करता था? हर वायरस को, हर फॉरेन पार्टिकल को एक ही जैसा वर्क करता था, एक ही जैसा उसे टैकल करता था, एक ही जैसा रोकने की कोशिश करता था एक ही एक्शन से। पर ये एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है? अलग एंटीजेंस के लिए अलग एंटीबॉडी बनाता है। अब डाइवर्सिटी देखते हैं। तो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद डाइवर्सिटी भी है। तो क्या है? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एंटीजन। बात को समझना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है डाइवर्सिटी मतलब। तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके पास डाइवर्सिटी कैरेक्टर है, जो कि क्या करता है? डाइवर्स एंटीबॉडीज बना सकता है डाइवर्स वैरायटी ऑफ एंटीजन्स के लिए, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ एंटीजन्स के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बना सकता है। क्या कर सकता है? अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज बना सकता है। बैक्टीरिया के लिए अलग एंटीबॉडी, वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी, अलग अलग टाइप के वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़। समझो, आपको टीबी का वायरस हो गया तो टीबी के लिए अलग एंटीबॉडी बनाएगा। आपको चिकन पॉक्स का वायरस हो गया तो आपको चिकन पॉक्स के अलग वायरस बनाएगा। तो इस तरह से डाइवर्सिटी है। डाइवर्स वैरायटी ऑफ एंटीजन्स के लिए डाइवर्स वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज़ बनाने वाला है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम तीसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा कैरेक्टर है हमारा मेमोरी। क्या है? मेमोरी। अब मेमोरी को समझते हैं क्या है।
सो तीसरा कैरेक्टर मेमोरी है। मेमोरी को समझ जाते हैं क्या है। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्विकली रिस्पॉन्ड टू द प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन। अब आप कंसीडर कर लीजिए कि आपको चिकन पॉक्स का वायरस इन्फेक्ट कर दिया है। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, पहले उसे समझेगी, उसे देखेगी, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। पर इसमें टाइम लग जाता है, तब तक आपको वायरस इन्फेक्ट कर जाता है फर्स्ट टाइम में। बट सेकेंड टाइम जब वो वायरस फिर से आप पे अटैक करने आएगा तो आपके पास उसकी एंटीबॉडीज़ पहले से ही रहेगी, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम क्या किया है, उससे पहले से ही वो एंटीबॉडीज़ बना चुका था और उसे मेमोरी सेल्स के द्वारा स्टोर करके रखा गया था। और फिर अगर हमें बाद में ये वायरस अटैक करते हैं तो हमारे पास इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ रहेंगे और हमें ये इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्विकली रिस्पॉन्ड टू प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजेंस। अब देखते हैं चौथा कैरेक्टर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अभी कैरेक्टर देखते हैं क्या है। अभी जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को और जो भी बाहर के फॉरेन सेल्स है। फिर से एक बार कहते हैं, जो भी बाहर के फॉरेन सेल्स है वो उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकता है और हमारे बॉडी के जो भी सेल्स है वो उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकता है। बाहर के सेल्स यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, जो भी हमें हार्म कर रहे हैं, वो उन्हें पहचान सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो खुद के सेल्स को नहीं डिस्ट्रॉय करता है। हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को कभी नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, वो बाहर के ही सेल्स को सिर्फ डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे सेल्स को क्या करता है, वो इग्नोर कर जाता है, टॉलरेट कर जाता है उसे। सो ability of the immune system to tolerate self and recognize and destroy non self। मैंने आपको पहले बताया था, वो जो भी हमारे बाहर के पार्टिकल सिर्फ उन्हें ही डिस्ट्रॉय करने वाला है, खुद के पार्टिकल्स को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा, खुद के सेल्स को नहीं डिस्ट्रॉय करेगा वो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो कितने टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। पहला है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक एक करके दोनों टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बहुत ही सिंपल है, समझ जाएंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। तो देखते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ अ रेजिस्टेंस डेवलप बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। तो जैसे ही एंटीजन हमारे अंदर एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे देखता है, उसे समझता है और उसके खिलाफ क्या करता है, इम्यूनिटी बनाने लगता है। इन शॉर्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है उसके खिलाफ। तो और वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, उन्हें एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्टिव मतलब जो भी हमारे बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं, हमारे खुद के बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं। तो एक्टिव के दो टाइप हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी। एक बात याद रखना है, हमारे बॉडी में ही एंटीबॉडीज़ बनने वाले, ना कि बाहर से याद। तो देखते हैं क्या है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है, जो इन्फेक्शंस के बाद, समझो हमें चिकन पॉक्स इन्फेक्ट कर चुका है तो उसके बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी। क्या बनेंगी, उसके बाद बनने वाली हैं एंटीबॉडीज। तो इन्फेक्शंस के बाद ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी, बाद में ये स्टोर हो जाएंगी कि बाद में अगर ये फिर से अटैक करता है तो हम इसको फिर से रेजिस्ट कर पाएंगे। सो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ इन्फेक्शन के बाद बनने वाली है। देखते, इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग। मैंने पहले ही बोला था, हमारे बॉडी में जब पैथोजेंस एंटर कर जाएंगे तब जाके एंटीबॉडीज़ बनेंगी उनके खिलाफ और फिर हमारी नई इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी इन पैथोजेंस के खिलाफ। इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग मतलब हमारे एक्वायर्ड सिस्टम के पास क्या है, मेमोरी सेल्स, जो कि इसे स्टोर करके रखेंगे कि बाद में हमें ये बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट ना कर जाए। इसका एक ग्रेट एग्जांपल है मेल्सेस। आपने बच्चे लोग में देखा ही होगा, रेड रैशेस हो जाते हैं उनको जब वो छोटे रहते हैं। इन्हें हम हिंदी में खसरा भी कहते हैं, मराठी में गोवर भी कहते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, अगर ये एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होने के बाद, तो सेकेंड टाइम ये इन्फेक्ट नहीं होते, बड़े होने के बाद ये इन्फेक्ट नहीं होते, क्योंकि इनकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं और बाद में इसे स्टोर कर लेती हैं, तो बाद में ये इन्फेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा देखते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज़ अ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। अब ये क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनवाए जाते हैं। क्या करते हैं, बनवाए जाते हैं। क्या करके, वैक्सीन्स इंजेक्ट करते हैं। वैक्सीन इन शॉर्ट बता देता हूँ मैं, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन में मरे हुए एंटीजेंस होते हैं।
तो वो मरे हुए एंटीजन्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, उन्हें मारने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती। तो और वो एंटीबॉडीज़ बाद में स्टोर हो जाते हैं, और बाद में सच में हमारे में कोई वो वायरस अटैक करता है, फिर से वायरस अटैक करता है, तो हमारे पास उनकी एंटीबॉडीज़ पहले से ही रहती है। इसलिए लिखा है वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय द इम्यून सिस्टम। मैंने आपको पहले समझा चुका है, हमारे में वैक्सीन इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर उन वैक्सीन में जो मरे हुए एंटीजन्स रहते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है, और एंटीबॉडीज़ बाद में स्टोर हो जाती हैं कि ताकि बाद में वो वायरस फिर से हम पे अटैक करे तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज़ हो और हमें वो इन्फेक्शन ना हो। ग्रेट एग्जांपल देखेंगे, क्या है, पहला है पोलियो। पहले पोलियो का मतलब समझ जाते हैं। जो पोलियो का एंटीजन होता है स्टूडेंट्स, वो मसल्स को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है। तो इसके लिए हमें पहले इसकी वैक्सीन, इसे बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी में डाला जाता है। तो आपने देखा होगा कि पोलियो का इंजेक्शन लगने के बाद हम थोड़े से बीमार भी होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रेस्पॉन्स करता है। फीवर वाला हमारा इन्नेट इम्यूनिटी इस पर रिस्पॉन्स करता है और इसकी एंटीबॉडीज़ बना लेता है ताकि ये बाद में हमें इन्फेक्ट ना करे। तो सेम वैसी BCG वैक्सीन है, ट्यूबरकुलोसिस TB का वैक्सीन दिया जाता है हमें कि TB का भी वायरस हमें बाद में इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि हमारी बॉडी इसकी एंटीबॉडीज़ पहले से बना चुकी होती हैं। अब देखते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव मतलब क्या, आपको बाहर से एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाले जाएंगे। तो देख लेते क्या है, पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव बाय द बॉडी सेल्स। मैंने आपको पहले बोला था, रेडीमेड एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डाले जाएंगे, ना कि आपकी बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। आपकी बॉडी इसमें एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी, क्या करेंगी, बाहर से वो एंटीबॉडीज लेंगी। क्या करेंगी, बाहर से एंटीबॉडीज लेंगी। आगे देखते हैं और क्या है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट। मैंने आपको पहले बोला था बॉडी का कोई रोल नहीं रहेगा, बॉडी सेल्स का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि ये एंटीबॉडीज हम बाहर से लेने वाले हैं। कहाँ से लेंगे, बाहर से लेने वाले हैं। अब ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे कि एक्टिव भी था। देख लेते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फ्यूटस थ्रू प्लेसेंटा। तो जब हम पेट में होते हैं बर्थ के पहले, तब हमें एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलती है, हमारे मदर से मिलती है। हमारे मदर से मिलती है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू प्लेसेंटा हमें हमारे मदर से मिलती रहती हैं वो एंटीबॉडीज़, और वो हमें अंदर भी प्रोटेक्ट करते हैं वो एंटीबॉडीज़ किसी भी एंटीजन से। आगे देखते हैं और क्या है, आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है। आफ्टर बर्थ के बाद हमें कहाँ से वो एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। आफ्टर बर्थ के बाद देखते हैं, आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू कोलेस्ट्रम एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमें एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलती है आफ्टर बर्थ, ब्रेस्ट फीड करके मिलती है, दूध पी के मिलता है हमें वो एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये सिर्फ मदर में ही बनता है, सिर्फ मदर के ही बॉडी में बनता है। यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी है, आपको याद रहना चाहिए, हम बाहर से एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, हमारी बॉडी खुद की बॉडी नहीं बनाने वाली है एंटीबॉडीज़। यहाँ पे मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, हमारे बॉडी में नहीं बन रहे, हम ले रहे हैं बाहर से। तो यही नेचुरली मदर में बन रही है और हम ले रहे हैं, इसलिए नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा है। अब देखेंगे हम, द एंटीबॉडीज रिसीव बाय बेबी फ्रॉम मदर रिमेन इन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ये एंटीबॉडीज बहुत ही कम टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में नहीं बना है, तो इसकी मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे, हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये एंटीबॉडीज टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और बहुत कम टाइम तक हमारे बॉडी में रहेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। सो देखते हैं आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमन्स और एनिमल्स। इट इज़ अ शॉर्ट। तब यह एंटीबॉडीज़ कहाँ से, एंटीबॉडीज़ हमारे में इंजेक्ट किए जाते हैं वाया इंजेक्शन। कहाँ से,
एनिमल्स या ह्यूमन से निकाल के। अब आप सोचते होंगे कि एंटीबॉडीज़ तो हमारी बॉडी खुद से बना रही है, तो हमें बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। तो कंसीडर कर लीजिए कि आपको किसी सांप ने काट लिया और आप उस सांप के जहर से 1 से 2 घंटों में आपकी डेथ हो जाएगी। तो आपके बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपके बॉडी को एंटीजन्स को समझना पड़ता है, फिर जाके वो एंटीबॉडी को बनाती है। तो इस टाइम में आपकी डेथ हो जाएगी, इसलिए हमें बाहर से एंटीबॉडीज़ को लेना पड़ता है। अब ये एंटीबॉडीज़ हम कहाँ से लेते हैं। एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स आर इंजेक्टेड टू ह्यूमन अगेंस्ट रैबिस। एग्जाम्पल है यहाँ पे रैबिस। रैबिस कब होता है, जब आपको डॉग या कैट आपको काट लेते हैं, तो इनसे आपको रैबिस होता है। इनकी एंटीबॉडीज़ हमें हॉर्स से मिलती है। हॉर्स से कैसे मिलती है, हॉर्स में पहले से डेवलप्ड रहती हैं, पहले से रहती हैं एंटीबॉडीज़, या कभी कभी इनमें डेवलप कराया जाता है वैक्सीन्स दे के हॉर्स में, और उनकी एंटीबॉडीज़ को निकाल के ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाता है रैबिस के खिलाफ। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल है। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब चलते हैं आगे और शॉर्ट में सब समझ जाएंगे क्या क्या हमने अब तक पढ़ा है। एक्टिव पैसिव क्या क्या पढ़ा है। तो जब पैथोजन हमारे में एंटर करता है तब उसके एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब देखते हैं, और रिकवरी के बाद ये एंटीबॉडीज़ मेमोराइज रहते हैं ताकि वो बैक्टीरिया फिर से अटैक करे, वो वायरस फिर से अटैक करे, तो इनकी एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रेजेंट हो। अब देखते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है। तो इनमें वैक्सीन्स दिए जाते हैं जिसमें मरे हुए एंटीजन्स रहते हैं, और फिर इनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और वैक्सीनेशन के बाद ये एंटीबॉडीज़ मेमोराइज होता है क्योंकि ये हमारे बॉडी ने बनाया है। अब पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जब हम बर्थ नहीं लिए रहते, जब हम पेट में होते, तो एंटीबॉडीज़ हमारे मदर के अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लासेंटा दिख रहा है, वहाँ से मिलता है हमें। और आफ्टर बर्थ हमको एंटीबॉडीज़ कहाँ मिलता है, दूध पी के मिलता है हमें एंटीबॉडीज़। तो इस तरह हमें प्रोटेक्शन मिलता है। पैसिव क्या होता है, मैंने आपको पहले बोला पैसिव मतलब आपको बाहर से एंटीबॉडीज़ है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जाए। मैंने एग्जांपल दिया था रैबीज़ का, तो बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जा रही है, और ये एंटीबॉडी क्या हो डिक्रीज़ होती जाती है टाइम, क्योंकि हमारे बॉडी नहीं बनाती है। अब एक छोटा सा देख लेते टॉपिक क्या है, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। अ प्रिपरेशन कंटेनिंग यूजुअली किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बैक्टीरिया और वायरसेस दैट इज़ गिवन यूजुअली बाय इंजेक्शन टू इंक्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये क्या है वैक्सीन, इनमें किल्ड और वीक बैक्टीरिया वायरसेस दिए जाते हैं हमारे बॉडी को बहुत ही थोड़े अमाउंट में, तो हमारा बॉडी इसे सच मान लेता है और क्या करता है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। बाद में हमें जब ये वायरसेस सच में अटैक करते हैं तो हमारे पास पहले से इनके एंटीबॉडीज़ रेडी रहते हैं और हमें ये वायरस और ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं करते हैं। तो वैक्सीन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस, इतना बड़ा रोल है। और वैक्सीनेशंस क्या होता है, इंजेक्शन द्वारा हमें ये वैक्सीन्स हमें इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हम इनके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप कर पाएँ। तो जब हम इनके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेंगे तब हमें ये वायरस और ये बैक्टीरिया बाद में भी इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडीज़ में बना है, तो ये मेमोराइज हो जाएंगे। अभी जो एंटीबॉडीज़ और जो ये वैक्सीन्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही एक्सपेरिमेंट बहुत ही सेफली बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्ट होता है इनके पीछे। तो इनका बहुत ही बड़ा रोल है, हमें इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। छोटे बच्चों को भी पोलियो से भी इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है वैक्सीन्स देके, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते हमारी बॉडी उस एंटीजन्स के खिलाफ, क्योंकि वो एंटीजन्स बार बार चेंज होते रहते हैं, वो उनका सर्फेस खुद से चेंज करते रहते हैं, इसलिए नहीं बना पाते। तो अब देखेंगे हम कुछ सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अगले वीडियो में, जो कि इम्यून सिस्टम में हमें इम्यूनिटी दिलाने में हेल्प करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।